हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए सर्वे के बारे में। आज 14 फरवरी है, तो कई लोग अपनी प्रेमिकाओं, पत्नियों के लिए वैलेंटाइन डे की गिफ्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं या उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दफ्तर में जाकर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। यानी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तरों में जाकर सर्वेक्षण किया है। और यहाँ तक सुना है कि कई पत्रकारों को जाने नहीं दिया थोड़े समय के लिए। उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप सीज कर लिए और उनको बाद में घर जाने दिया। और ये रेड लगभग 5-6 घंटे तक चली है। उसके बाद में आईटी डिपार्टमेंट का एक बयान आया है कि वो कहा कि ये रूटीन प्रक्रिया है, ये सिर्फ देखने और जो हर जगह पर और नियमित समय पर भारत में कहीं भी किसी पर भी चलती रहती है। यदि आपको ऐसा पता होगा तो थोड़े दिन के पहले जब अदानी का इशू पॉलिटिकल गलियारे में एक महत्व का मुद्दा बना था, तब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने जिसके पास में स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट आता है, उसने अदानी विल्मर के ठिकानों पर रेड की थी और ये आरोप लगाया था कि इन लोगों ने स्टेट जीएसटी में कुछ गड़बड़ की है। तो वहाँ पे ना तो अदानी विल्मर ने कोई ऐसा राजनीतिक लाभ लेने का कोई स्टेटमेंट दिया, ना कुछ उन्होंने कोई अनर्गल बयानबाजी की। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये तो सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें कुछ गड़बड़ नहीं प्राप्त हुई है। ना बीजेपी ने इसको कोई महत्व का मुद्दा बनाया। आपको थोड़ा पता होगा कि जनवरी में भी सिप्ला के ऊपर एक ऐसी आईटी रेड हुई थी और 2022 में लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी 500-600 आईटी सर्वे और रेड वगैरह कुछ हुई थी। आंकड़ा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ जाता है। अब देखा जाए तो बीबीसी के नाम पर जो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, उनकी जो कहते हैं कि हिपोक्रेसी मेरे को अब ऐसा लगता है कि एक सामान्य सा शब्द बन के रह गया है। ढोंग, पाखंड और जो कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे शब्द और इससे भी बड़े शब्द इस्तेमाल करने चाहिए इनके बारे में। तो वो लोग भी अब बीबीसी के समर्थन में आ रहे हैं। ये हकीकत में बीबीसी के नाम पर या पत्रकार या प्रेस के नाम पर खुद के राजनीतिक मोहरों को बचाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि एक कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। शिवसेना, संजय राउत और महाराष्ट्र के जो नेता और दूसरे भी जो नेता राजनीतिक दल हैं और मुस्लिम जो रिपब्लिक भारत के ऊपर और अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुए राजनीतिक हमलों पर और कानूनी हमलों पर चुप थे। आपको पता होगा कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था, तब ना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बोला था, ना प्रेस क्लब ने कोई स्टेटमेंट दिया था, ना ढोंगरेस ने कुछ बोला था, ना तो शिवसेना ने बोला था, क्योंकि शिवसेना की सरकार थी महाविनाश अघाड़ी के नाम पर, जिसमें ढोंगरेस थी, एनसीपी थी, नेशनल करप्ट पार्टी, और ये अपना शिवसेना जो बाद में सोनिया सेना में कन्वर्ट हो गए। उन लोगों ने भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर जब हमला किया था तो ना टीएमसी बोली थी, ना अखिलेश यादव बोले थे, ना आम आदमी पार्टी बोली थी, ना इस्लामिस्ट बोले थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि ये अच्छा हुआ कि एक भारत का जो मीडिया है और जो भारत के और हिंदुओं के बात करता है, तो उसके ऊपर हमला करना जायज़ है। तब इनको ऐसा लगा कि ऐसे मीडिया हाउसों को बंद कर देना चाहिए, ऐसे पत्रकारों को जेल में डाल देना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा बोलने लगे थे कि अर्नब गोस्वामी को तो फांसी दे देनी चाहिए। जब बीबीसी की बात आती है तो वो लोग, वो नेता अपना प्रलाप करते हैं, विधवा विलाप करते हैं, जो अपनी राजनीतिक यात्राओं के दौरान पत्रकारों के ऊपर हमला करवाते हैं। आपको यदि पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त जो महाराष्ट्र में अपनी एक रैलियां की थी, तो उस वक्त पे कई पत्रकारों के ऊपर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के सामने पत्रकारों पर हमले किए थे।
वो पार्टी भी बीबीसी के फेवर में बोल रही है। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव, जिनको लोग अक्कल लेस भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं टोंटी भैया कहते हैं, कोई कहते हैं कि टीपू भैया, वो भी बीबीसी के ऊपर अपना बयान रखते हैं ट्विटर के ऊपर और बीबीसी का समर्थन करते हैं। आपको यदि पता होगा कि अक्कल लेस ने कई बार पत्रकारों को अपनी प्रेस वार्ता के दरमियान अपमानित किया था। अक्कल लेस टोंटी भैया के जो समर्थक हैं, उन्होंने पत्रकारों पर हमला किया था, तब टोंटी भैया और या टीपू भैया कुछ नहीं बोले थे। उसके बाद में आता है तेरी माँ की, जो पार्टी की एक नेता है, वो अपने राजनीतिक स्टेटमेंट में अपने पसंदगी का पत्रकार को ना देखकर उस पत्रकार को कह देती है कि ये 2 पैसे का प्रेस वाला यहाँ पे क्यों आ गया। वो बीबीसी के ऊपर और बीबीसी के समर्थन में ट्वीट करती है और यहाँ तक कि सेबी को भी टैग करती है। उसके बाद में वो लोग, इस्लामिस्टों की बात करता हूँ, जो शरिया के नाम पे खिलाफत के विरुद्ध कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिनके शासन के दौरान कश्मीर में से हिंदुओं के जनसंहार, हिंदुओं की महिलाओं के साथ में बलात्कार और हिंदुओं का विस्थापन हुआ था, वो फारूक अब्दुल्ला और मुफ्त की महबूबा भी बीबीसी के समर्थन में अपने बयान देती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बॉब ब्लैकमैन, जो बीबीसी की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, जो खुद ब्रिटिश संसद में एक सदस्य हैं, वो बता रहे हैं कि बीबीसी ने ये ठीक नहीं किया है। पर भारत का सेक्युलर इस्लामिस्ट लिबरलों का जो एक समूह है, वो बीबीसी के फेवर में ट्वीट पर ट्वीट कर रहा है, भारत की जनता का मनोरंजन वाला समय बिगाड़ रहा है और ये बता रहा है और ये संदेश भी दे रहा है कि बीबीसी इनके लिए काम कर रहा है, ना कि निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है। यदि आप इनके बयान देखेंगे, आप इनके ट्वीट देखेंगे, ये बताते हैं कि बीबीसी इनके बिहाफ पे काम कर रहा है। मैं एक आपको बात बताता हूँ, अभी तक लगभग 7 बजे तक हमारे जो राष्ट्रीय पप्पू हैं, उनका ट्वीट बीबीसी के फेवर में नहीं आया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत सोच समझ कर ट्वीट करेगा और उसके बाद में दूसरा हमला चालू होगा बीजेपी, नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे प्रेस फ्रीडम में इतना रैंक है, उतना रैंक है, हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यहाँ पर आ गए, वहाँ पर आ गए हैं। मैं उनको कह देता हूँ कि पिछले साल यानी 2022, 2021, 2019, 3 साल में बहुत सारे इंडेक्सों ने बहुत सारे देशों को भारत से अच्छा बेहतर बनाया था। 3 साल के बाद में उन देशों की हालत ख़राब हो गई है। एक टाइम पे ऐसा था कि वेनेजुएला को ये लोग मॉडल बनाते थे। आज वेनेजुएला में लोग कचरे के ढगले ढेर में सड़ी हुई सब्जियां, रोटियां, ब्रेड ढूंढ ढूंढ कर खा रहे हैं। कुछ साल तक ये लोग बांग्लादेश को भारत से अच्छा और बेहतर बना रहे थे। आज वो सिचुएशन है कि बांग्लादेश को $4 बिलियन की आर्थिक मदद IMF से लेनी पड़ी। ये लोग पिछले साल तक ऐसा बोल रहे थे कि पाकिस्तान में तो पेट्रोल भारत से भी सस्ता है। आज वो सिचुएशन है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर जगह जगह पर भीख मांगने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि सेक्युलरों, इस्लामिस्टों और लिबरलों के प्रोपेगेंडा में, भ्रमजाल में, राजनीतिक भ्रम में ना आए। इन लोगों के विचार, इन लोगों के विमर्श, इन लोगों की बातें सिर्फ एक ढोंग और ढकोसला होती हैं, जिनका गुब्बारा नहीं लगता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या सवा साल की राह देखनी होती है। और मैं एक बात बता दूं कि भारत के ऊपर अभी और हमले होंगे, क्योंकि 2 सबसे बड़े कारण है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं और 2023 में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हुई है, उससे भारत में रहे मुस्लिम, भारत के सेक्युलर, भारत के लिबरल और विदेशी जो शक्तियां हैं, जो भारत की आर्थिक प्रगति को
अपने सामने एक बड़ा खतरा देख रही हैं, बड़े खतरे के तौर पर देख रही हैं, वो भी भारत के खिलाफ और भारत के अंदर रहे लोगों का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ और भारत की हिंदू जनसंख्या के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि आप इनकी बातों में ना आइए। और बीबीसी के ऊपर जो आईटी सर्वे हुआ है वो कोई पत्रकारिता के ऊपर हमला नहीं है, कोई ये प्रेस के ऊपर हमला नहीं है, एक रूटीन प्रक्रिया है। वैसे भी बीबीसी के ऊपर आरोप हैं कि ये चीन से फाइनेंस लेके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये सच भी हो सकता है और ये संभावना भी है, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं और इसके ऊपर कांग्रेस कभी भी खुलकर बोलती नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के समय पर एक एमओयू साइन किया था। वो एमओयू क्या था और उसमें क्या क्या लिखा था, उसकी कंडीशन क्या थी। जहाँ तक मैं अब डिकोड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एमओयू में शायद ऐसा था कि यदि कांग्रेस जब तक भारत में शासन में रहेगी तो वो भारत की आर्थिक प्रगति को अवरोधित करते रहेंगे, ताकि चाइना को और पाकिस्तान को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आर्थिक फ़ायदा मिलता रहे। एक बात आप यहाँ से एक संकेत के तौर पर ले सकते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है, धीरे धीरे 10 साल होने जा रहे हैं, और आप देखिए पिछले 3 साल से पाकिस्तान के जो कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक साथीदार था भारत के अंदर, वो धीरे धीरे दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। आज वो सिचुएशन है कि यदि पाकिस्तान सुबह भीख नहीं मांगेगा तो शाम को उसको खाना नसीब नहीं होगा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि वो एमओयू बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, और हो सकता है कि यदि कांग्रेस तीसरी बार सत्ता से बाहर रहती है और कांग्रेस उस परिस्थिति में भी नहीं रहती है कि जो विपक्ष में रह के नेतृत्व कर सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कई नेताओं की जान खतरे में आ सकती है। और इसके लिए शायद हो सकता है कि चीन इस्लामिक हिटमैनों को भारत में भेजे, कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाए और इसका पूरा का पूरा आरोप बीजेपी, मोदी या भारत की सरकार के ऊपर डाला जाए। इसलिए मैं मोदी को भी कहूँगा और बीजेपी की सरकार को भी कहूँगा कि हो सकता है तो आप वो एमओयू की जांच करवाएं। इसके लिए ज़रूरी हो सकता है तो इन लोगों से अपने एंटोनिया माइनो और राहुल विंसी को भी अरेस्ट करके आप पूछताछ करना चाहते हैं तो पूछताछ कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कुछ राजनीतिक हत्याओं के मेरे को बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और वो बाहरी शक्तियां करेंगी, क्योंकि उनका जो आर्थिक हित खतरे में जा रहा है। इसलिए वो शायद भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए और भारत में निवेश का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप बीबीसी के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि 1970 के दशक में 2 साल के लिए इंदिरा गांधी ने खुद बीबीसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। आज वही कांग्रेस बीबीसी का समर्थन कर रही हैं। विदेश में भी अल जज़ीरा और एसोसिएट प्रेस की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर एक आरोप लगा था कि वो लोग अपनी बिल्डिंग में हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों को शेल्टर दे रहे हैं, तो इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया था और वो बिल्डिंग ध्वस्त कर दी थी। तो इसलिए आप एक चीज़ भी मान कर चलिए, मीडिया फिर वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, दूध से धुला हुआ नहीं है, क्योंकि भारत के बाहर का मीडिया इस्लामिस्टों के साथ में मिलकर काम करता है और भारत में इस्लामिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेक्युलरों का जो गठजोड़ है वो भारत के लिए संप्रभुता, आर्थिक प्रगति के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बीबीसी के ऊपर आईटी रेड पड़ी हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कोई प्रेस और पत्रकारों के ऊपर हमला नहीं है। और लोगों को एक सलाह दूंगा कि कांग्रेस इस्लामिस्टों और लिबरल के जो प्रचार तंत्र है उसके प्रभाव में ना आए, उसके भ्रम में ना आए। अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपने विचार खुद
बनाइए, और जब यदि आपको ऐसा लगे तो क्रॉस चेक कीजिए। एक और बात, बीबीसी के फेवर में वो लोग भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जिनके राज्यों में पत्रकारों को और प्रेस के ऊपर हमले होते हैं। पत्रकारों को तो मारा पीटा और यहाँ तक कि गोलियां भी मार दी जाती हैं। और उस टाइम पे ना तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बोलता है, ना कांग्रेस बोलती है, ना इस्लामिस्ट बोलते हैं, ना तो फिर लेफ्ट बोलता है, ना लिबरल बोलते हैं, ना ना जिहादी या सदिया के जो मानने वाले हैं वो भी नहीं बोलते हैं। और उसका एक छोटा सा मैं क्लिप लगा देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ।